Hi everyone, welcome to my channel. So this is the section number 171 and 178 video. तो ये दोनों ही sections हम साथ में ही पढ़ेंगे. So let's start with section number 177 जो कि बात करता है किसके बारे में, ऑडिट कमेटी के बारे में. तो ऑडिट कमेटी का जो आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 149 का जो सबसेक्शन नंबर 4 है वो, और 178 जो एनआरसी वाला है, सब में यही एप्लीकेबिलिटी है. क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी को लगेगा इसका प्रोविज़न, और जो भी आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिनकी या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या तो आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स इन अग्रीगेट ग्रेटर देन 50 करोड़ हैं, ठीक है, एंड या फिर जो पब्लिक कंपनीज़ की टर्नओवर है दैट इज़ 100 करोड़ और मोर. तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ दोनों ही में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सीडिंग वर्ड है, दैट मीन्स ग्रेटर है, ठीक है. और ये जो है ये 3 कंपनीज़ के ऊपर जो है एग्जाम्शन है इसका, दैट इज़ योर JWD, मतलब कि जो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी एंड डोमेंट कंपनी है, उसको इस चीज़ की एग्जाम्शन होती है, दैट उसको ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होते, और जो आपका NRC वाला है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद में कब जो है कंपनी सीज़ कर जाती है टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, तो जो भी कंपनी ऑब्लिगेटेड है टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी शिल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सच ऑडिट कमेटी इफ़ इट सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस. मतलब जो ऊपर हम लोगों ने कंडीशंस डिस्कस करी थी, अगर वो जो कंडीशंस हैं वो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 3 साल लगातार तक वो कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उस केस में ये वाली जो एप्लीकेबिलिटी है सीज़ कर जाएगी, ठीक है. और जो हमको लिमिट्स चेक करनी है, दिस वी हैव टू चेक एज पर द लेटेस्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब इस ऑडिट कमेटी में होता कौन कौन है? तो इसमें आपके 3 तो डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो मेजॉरिटी होने चाहिए, ठीक है. अब ये वाला जो प्रोविज़न है ना, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट, सेक्शन 8 कंपनीज़, प्रोवाइडेड उन्होंने सेक्शन नंबर 137 दैट टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और 92 जो एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है उसका कंप्लायंस उन्होंने कर रखा हो, ठीक है. देन उसके बाद में है कि एक तो उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला दिया है, देन इन्होंने एक चीज़ और दी है कि जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उसमें एक चेयरपर्सन होना चाहिए, और वो चेयरपर्सन भी ऐसा होना चाहिए कि उसके पास में एबिलिटी हो कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ पाए और समझ पाए, ठीक है. उसके बाद में हम बात करते हैं अपने 177 सबसेक्शन नंबर 4 की, जो कि आपकी बात करता है, बताता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. तो ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है? ऑडिट कमेटी को रिकमेंड करना होता है फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, की वो जो आ रहे हैं उनकी क्या क्या टर्म्स रहेंगी, देन कैसे उनका अपॉइंटमेंट होगा, क्या रेम्यूनरेशन रहेगी. लेकिन अगेन इन्होंने यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंपनीज़ के केस में ये बोला है कि ये जो है ये सिर्फ रेम्यूनरेशन रिकमेंड कर सकती हैं, ये यहाँ पर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट डिसाइड नहीं कर सकती हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में, ठीक है. तो ऑडिट कमेटी में भी आपके 2 एक्सेप्शंस हैं. पहला तो आपका सेक्शन 8 वाला है जो आपका मेजॉरिटी वाले पे लगा है, और यहाँ पर लगा है गवर्नमेंट कंपनी वाले में. तो गवर्नमेंट कंपनी का अगर केस है तो वहाँ पर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो ऑडिट कमेटी डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है. और जो ऑडिट कमेटी है वो क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं, एग्जामिनेशन करते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट का, देन अप्रूवल भी देते हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में. नाउ व्हाट इज़ दिस ऑमनिबस अप्रूवल? तो अप्रूवल जो होती है ना, दिस द प्रोविजो टू दिस क्लॉज आर स्टेटेड बिलो. तो ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है? It is provided that audit committee may take omnibus approval for the related party transactions proposed to be entered into by the company subject to such conditions as may be prescribed. So basically यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो related party transactions है ना, उसके लिए जो है एक अप्रूवल या फिर सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन के लिए जो ऑडिट कमेटी है ना वो ऑमनिबस अप्रूवल लेती हैं, ठीक है.
तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको अप्रूवल देना होगा ऑडिट कमेटी को, और वो एक ऑमनिबस अप्रूवल लेंगी फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। मतलब कि ये हैं कंडीशंस दैट आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड we have to specify the criteria for making the omnibus approval, which shall include maximum value of the transactions in aggregate, maximum value per transaction, extent and manner, then review as the audit committee may deem fit, and the transactions which cannot be subject to omnibus approval. तो इसमें जो है ये सारी कंडीशंस जो है आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं omnibus approval वाली सिचुएशन में। ऑमनिबस अप्रूवल एक तरह से ये होता है कि आपने ब्लैंकेट अप्रूवल ले लिया, ये लमसम अप्रूवल है ये, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो ऑडिट कमेटी है ना उसको क्या करना होता है, अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा इस वाले पॉइंट में, यहाँ से ये थोड़ा सा जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ से। तो इसमें यह है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब ये जो अप्रूवल है या ब्लैंकेट अप्रूवल या ओमनिबस अप्रूवल भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी कंडीशंस क्या हैं कि एक तो ये है कि सारी की सारी जो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं दे शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। तो यहाँ पर जो अप्रूवल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को, तो सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक चीज़ और दी है कि जो ऑडिट कमेटी है वो ऑमनिबस अप्रूवल तभी देगा जब ये वाली कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होंगी। तो कंडीशंस क्या होंगी, पहले तो वो जो है स्पेसिफाई करेंगे, जब बोर्ड जो है अप्रूवल कर देगा ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिट कमेटी जो है क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेगी। जब बोर्ड इस क्राइटेरिया को बेसिकली अप्रूव कर देगा, द ऑडिट कमेटी शेल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। तो ऑडिट कमेटी के पास जैसे अप्रूवल के लिए आई है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिट कमेटी जाएगी बोर्ड के पास में, जब बोर्ड जो है अप्रूव कर देगा उसके बाद काम स्टार्ट होगा, और उसमें ऑडिट कमेटी क्या करेगी, स्पेसिफाई कर देगी क्राइटेरिया कि क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ट्रांजेक्शन की अग्रीगेट में, देन जो है क्या पर ट्रांजेक्शन अलाउड है, क्या क्या एक्सटेंट और मैनर है डिस्क्लोजर का, देन वो रिव्यू भी करेगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को अगर उसको ऐसा लगेगा, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ऑमनिबस अप्रूवल नहीं दिया जा सकता है। फिर ऑडिट कमेटी कुछ फैक्टर्स को और कंसीडर करेगी कि रेपिटेटिवनेस क्या है उन ट्रांजेक्शन्स की पास्ट में और फ्यूचर में, फिर क्या नीड जो है ऑमनिबस अप्रूवल की क्या वो जस्टिफाइड हो रही है, ठीक है। और जो ऑडिट कमेटी है वो सेटिस्फाई इस बात के लिए भी करेगी कि जो है जो अप्रूवल है उसका मतलब वो रेपिटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है क्या, एंड क्या उसका इंटरेस्ट है कंपनी में, कंपनी के अगेंस्ट में तो नहीं चला जाएगा कहीं वो अप्रूवल। अब इस अप्रूवल में होगा क्या क्या इस अप्रूवल में होगा, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स मतलब रिलेटेड पार्टीज़ के नाम, क्या नेचर है, क्या ड्यूरेशन है ट्रांजेक्शन्स का, देन क्या अमाउंट है, इंडिकेटिव बेस प्राइस और कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, और बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। Now, however, where the need for related party transactions cannot be foreseen and aforesaid details are not available, the audit committee may take approval for such transactions subject to their value not exceeding 1 crore per transactions। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि अगर जो है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो उसका ऐसा लग रहा है कि जो नीड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की वो आपको जो है यू आर नॉट एबल टू फोरसी इट, ठीक है, और जो है डिटेल्स भी आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस केस में ऑडिट कमेटी जो है वो मतलब उसके बिना ही आपको जो है बिना डिटेल्स के ही जो है वो अप्रूवल दे सकती है। तो मतलब यहाँ पर ये प्रोवाइडेड दैट जहाँ पर जो नीड है ऑमनिबस अप्रूवल की वो आपको नहीं लग रही है एंड जो अफोर्ड से डिटेल्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऑमनिबस अप्रूवल उसके बाद में भी आप दे सकते हो अगर जो पर ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद में ये है कि जो ऑमनिबस अप्रूवल है वो जो वैलिडिटी होगी वो 1 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा के लिए नहीं होगी, ठीक है, और 1 फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको दूसरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जो भी ऑमनिबस अप्रूवल है वो होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, और बाकी सारी कंडीशंस जो भी लगाना चाहे ऑडिट कमेटी लगा सकती है। अगर कोई अप्रूवल नहीं हुआ, इफ़ इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन्स वेयर ऑडिट कमेटी डज़ नॉट अप्रूव सच ट्रांजेक्शन, तो फिर उस केस में वो क्या करेगी, वो रिकमेंड कर देगी किसको,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड कर देगी। अब उसके बाद में ये वॉइडेबल ट्रांजेक्शन्स का क्या दे रखा है इन्होंने, तो वॉइडेबल ट्रांजेक्शन्स का ये दिया है कि इन केस ऑफ अ ट्रांजेक्शन विच डज़ नॉट इन्वॉल्व एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, मतलब वो जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं हो, ठीक है, एंड विच इज़ एंटर्ड इनटू बाय द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल एंड इफ इट इज़ नॉट रैटिफाइड बाय द ऑडिट कमिटी विद इन 3 months from the date of transaction, such transaction shall be voidable at the option of audit committee। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब किसी ने भी करा है और जो 1 करोड़ से ज़्यादा है, अब यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन सिर्फ रिलेटेड पार्टी वाला नहीं हो रहा, कोई भी हो रहा है और वो डायरेक्टर या ऑफिसर ने करा है और बिना अप्रूवल के करा है ऑडिट कमेटी के, तो उसको आपको ऑडिट कमेटी से या तो रैटिफाई करा लो 3 महीने के अंदर अंदर, और अगर आपने नहीं रैटिफाई कराया ना तो वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ठीक है। सो इन केस सच ट्रांजेक्शन इज विद द related party to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred। और अगर वो कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ में हुआ है किसी भी डायरेक्टर का या ऑथराइज्ड बाय एनी डायरेक्टर, तो फिर वो जो कंसर्न डायरेक्टर है वो उस चीज़ का खामियाजा भुगतेगा, दैट मीन्स ही विल रीपे, ही विल इंडेमनीफाई अबाउट दैट लॉस, ठीक है, फॉर दैट लॉस। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी टू अ ट्रांजेक्शन्स बिटवीन होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी, तो ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये आपके जो अदर देन ट्रांजेक्शन्स जो सेक्शन 188 में है उसके अलावा ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑडिट कमेटी के फंक्शंस ही फिर से आ गए कि स्क्रूटनी के बारे में जो है वो देखेगा, वैल्यूएशन निकालेगा अंडरटेकिंग और असेट्स की, देन मॉनिटरिंग करेगा एंड यूज थ्रू पब्लिक ऑफर्स एंड इवैल्यूएशन करेगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। देन व्हाट आर द राइट्स ऑफ ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी की राइट्स हैं कि वो जो है कमेंट के लिए बुला सकता है फॉर द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड डिस्कस करेगा रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्टार्ट ऑडिटर्स, ठीक है। उसके बाद में जो उनका राइट है वो ये भी है कि उनको जो है मीटिंग में सुना जाए, तो ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड द की मैनेजरियल पर्सनल शिल हैव द राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमिटी व्हेन इट कंसीडर्स द ऑडिट रिपोर्ट बट शिल हैव नॉट द राइट टू वोट। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि क्या जो ऑडिटर्स हैं वो ऑडिट कमेटी में आ सकते हैं, तो वो हाँ आ सकते हैं, मैनेजरियल पर्सनल भी आ सकते हैं, लेकिन वो जो है उनके पास में सिर्फ सुनने का राइट होगा, बोलने का राइट जो है वो नहीं दिया गया है उन लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या राइट्स हैं उनके ऑडिट कमेटी के, वो कमेंट्स के लिए बुला सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और डिस्कशन कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पर फिर इन्होंने राइट टू बी हर्ड का बोल दिया है। फिर उसके बाद में आपका स्टार्ट होता है विजिल मैकेनिज्म के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिट कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैटर्स में और ऑब्टेन भी कर सकता है प्रोफेशनल असिस्टेंस, एंड जो ऑडिटर्स और की मैनेजरियल पर्सनल है वो वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फिर बोर्ड रिपोर्ट जो है वो डिस्क्लोज करती है कि क्या कॉम्पोजिशन है ऑडिट कमेटी की, और जहाँ पर जो बोर्ड है उसने एक्सेप्ट नहीं किया है कोई भी रिकमेंडेशन, तो फिर वो जो है सेम अपनी वो जो ओपिनियन है अपनी रिकमेंडेशन डिस्क्लोज करेगी और रीजंस भी देगी कि क्यों वो ऑडिट कमेटी के साथ में डिसअग्री कर रही थी, ठीक है। उसके बाद में आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट सबसेक्शन दैट इज़ विजिल मैकेनिज्म। तो विजिल मैकेनिज्म जो होता है वो किस किस को बनाना पड़ता है, तो वो बनाना पड़ता है लिस्टेड कंपनी को, फिर कोई भी कंपनी जिसकी डिपॉजिट्स पब्लिक से आ रही हैं, या फिर कोई भी कंपनी जिसकी बोरोइंग्स या तो बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि बिना पता लगे ही हम उस बंदे की कंप्लेन हमें रिसीव हुई है एंड हमने उसको निगाह में रख लिया है, उससे पता लगा लिया है, मतलब क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है बेसिकली कि कोई भी अगर गलत काम हो रहा है या कोई भी फ्रॉड करना चाह रहा है तो वो टाइमली आप डिटेक्ट कर लो या कंसर्न जो है उसको एड्रेस कर लो, ठीक है। तो इसका पर्पस ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय जो अपनी कंसर्न्स या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। देन ओवरसाइट क्या है इस मैकेनिज़्म का, तो इस मैकेनिज़्म का ओवरसाइट ये है कि ये एडिक्वेट सेफगार्ड्स देता है कि कोई भी अगर विक्टिमाइजेशन हुआ, ठीक है, तो जिस भी पर्सन जो भी विक्टिम रहेगा उस मतलब इंसिडेंट का, तो उसको एक मैकेनिज़्म मिलेगा एंड वो जो है चेयरपर्सन के पास उसको डायरेक्ट एक्सेस रहेगा ऑफ द ऑडिट कमेटी इन अप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस। मतलब जो विक्टिम है
वो जा कर के किसको बता सकता है, चेयरपर्सन को बता सकता है, ठीक है। देन इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनर ऑफ रिपोर्टिंग में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनर ऑफ रिपोर्टिंग में जो भी यूज़र्स हैं विजिल मैकेनिज्म के, मतलब डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, वो सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं अपनी जनरल जेन्युइन कंसर्न्स के लिए। जो कंपनीज़ हैं जिनको ऑडिट कमेटी बनानी है, उनको देखना पड़ेगा कि विजिल मैकेनिज्म जो है वो कैसा चल रहा है थ्रू द ऑडिट कमेटी। एंड अगर कोई भी मेंबर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इन एनी गिवन केस, तो उनको उसको रिक्यूज़ करना पड़ेगा एंड द अदर्स ऑन द कमिटी वुड डील विद द मैटर ऑन हैंड। मतलब अगर वही एक्यूज्ड है जो उसमें है टीम में, तो फिर उस केस में दूसरा बंदा आके जो है वो डील करेगा ना। अगर कंपनीज के पास कोई ऑडिट कमेटी ही नहीं है, तो फिर बोर्ड जो है वो ये रोल जो है वो प्ले करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में जो विजिल मैकेनिज्म है वो एडिक्वेट सेफगार्ड्स देता है विक्टिमाइजेशन के अगेंस्ट में। तो इसमें तो यही है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ले सकता है। अब ये डायरेक्ट टैक्सेस इन एक्सेप्शनल केसेस का मतलब क्या है, तो जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स हैं जो अवेल कर रहे हैं विजिल मैकेनिज्म को, उनका डायरेक्ट एक्सेस होता है चेयरपर्सन के पास में, या फिर जो भी डायरेक्टर नॉमिनेट करा होता है ऑडिट कमेटी के केस में, तो वो उसके पास में भी, उनके पास में डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। देन अगर कोई रिपीटेड फ्रिवलियस कंप्लेंट्स हैं और वो डायरेक्टर जो है वो बार बार जो कंप्लेन है वो फाइल कर रहा है, तो उस केस में या तो ऑडिट कमेटी या जो भी डायरेक्टर नॉमिनेटेड होगा टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में टेक सूटेबल एक्शन अगेंस्ट दैट कंसर्न डायरेक्टर और एम्प्लॉय। मतलब एक ही बंदे के खिलाफ बार बार जो है वो रिपीटेड कंप्लेंट आ रही है एंड दैट इज़ फ्रिवलियस ऑल्सो, तो उस केस में एक्शन लिया जाएगा। देन जो भी डिटेल्स होंगी विजिल मैकेनिज्म की, वो एक तो वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट में करोगे। कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। देन उसके बाद में आपका सेक्शन नंबर जो है वो 178 है। तो 178 को जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। इस वाली वीडियो में जो है यहीं तक रखते हैं इसको, 178 तक ही रखते हैं, ठीक है। सॉरी 177 तक ही रखते हैं, 178 से विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो।